चैप्टर नंबर 13 का पोर्शन रहता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। टर्निंग ग्रुप्स इनटू द अफेक्टिव टीम्स। क्लास यहाँ ग्रुप्स एंड टीम्स के बारे में डिफरेंसेस बताए हुए हैं। पहले हम वर्क टीम को डिस्कस कर लेते हैं। क्लास वर्क टीम एक ऐसा कम्बिनेशन ऑफ पीपल होता है या कह लें कि आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं, जिसमें हर इंडिविजुअल को सेपरेटली तो रिस्पॉन्स देना होता है, सेपरेटली तो रिपोर्ट करना होता है कि उसने क्या परफॉर्म किया, बट एज अ टीम आपको रिपोर्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। जैसे अकाउंटेबल टू टीम कि टीम एज अ टीम आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारे ग्रुप्स में जो हैं स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, बट यहाँ हमारे कॉमन गोल्स होते हैं कि हर पूरी टीम का एक ही गोल होता है। ग्रुप के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनमें हर पर्सन को अलग अलग गोल दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, जबकि आपकी टीम में सबका गोल सेम होता है। उसके बाद इसमें यह है कि आपकी कम्प्लीमेंट्री स्किल्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सिंपल सी बात, एक डिफरेंस जो इसमें ज़्यादा हाईलाइट है वो डिफरेंस ये है कि एज अ ग्रुप जब आप काम करते हैं तो हर पर्सन इंडिविजुअली अपनी परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबल होता है, बट टीम में एज अ टीम आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको इंडिविजुअली जो है इतनी रिपोर्ट नहीं करना होता, या अगर रिपोर्ट करते भी हैं तो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी आपकी एज अ टीम आपको रिपोर्ट करना होता है। टीम में ये है कि आपकी लीडरशिप रोल जो है वो शेयर किया जाता है, मतलब हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, हर पर्सन अलग से अपने आप को लीड कर रहा होता है, अलग से किसी थर्ड सेकंड पर्सन को लीड करता है। मगर ग्रुप में ये होता है कि एक ही लीडर होता है। टीम में आपका लीडर बेशक एक होगा, बट एक पर्सन दूसरे पर्सन को गाइड कर रहा होता है कि आपने अब क्या करना है या कैसे करना है। ग्रुप्स में आपका इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि टीम में एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीम में आपके जो पर्पस हैं स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, जो मतलब कॉमन पर्पस। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरी टीम का जो पर्पस है वो हर इंडिविजुअल का पर्पस होगा, मगर जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं यहाँ आपका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ बेस कर रहा होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वही आपका पर्पस होता है। उसके बाद यहाँ जो मीटिंग्स हैं वो ओपन एंडेड डिस्कशन पे होती हैं, जबकि जो हमारे पास ग्रुप्स हैं यहाँ ओपन एंडेड डिस्कशन नहीं होती। ओपन एंडेड डिस्कशन होती है जहाँ आपको क्लियरली हर चीज़ बताई जाती है, यस और नो में आपके आंसर आपकी जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, जबकि क्लोज एंडेड में आपको यस और नो में आंसर किया जाता है। उसके बाद है आपके जो परफॉर्मेंस है वो एज अ होल कंसीडर की जाती हैं। एंड लास्ट वन आपकी क्विकली यहाँ जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे असम्बलिंग है, डिप्लॉयड है या रिफोकस्ड है, वो हर काम जो है क्विकली हो रहा होता है। यहाँ आपको डिले एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके बाद क्लास यहाँ हमारे पास कुछ वर्क टीम्स की टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्लास एक ऐसी टीम होती है जो स्पेसिफाइड किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। जब भी वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है आपकी टीम वाइंड अप कर दी जाती है। दूसरी बात यह है कि आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके लोग एक टीम को डिज़ाइन करते हैं, और वो जो टीम होती है डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हैं, और इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती हैं। इस टीम को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। उसके बाद सेकंड टीम हमारे पास आती है सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम हमने पहले भी डिस्कस किया। सेल्फ मैनेज टीम क्लास एक ऐसी टीम होती है जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, बट इसमें यह है कि आपके जो इंडिपेंडेंटली का मतलब कि आप एज अ अंडर किसी मैनेजर के काम नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और आपका काम ये कॉम्प्लेक्स काम होता है, मतलब यहाँ आपकी कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। जैसे आपने किसी स्केड्यूल को प्लान करना है, या कोई भी किसी भी मेंबर को काम असाइन करना है, या कलेक्टिवली आपने कोई भी पोर्शन वर्क प्लेस का कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ ये है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बेशक आप किसी टीम में रह के काम करते हैं, बट आपका काम इंडिपेंडेंटली होता है, आप किसी मैनेजर के अंडर काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम आती है।
क्रॉस फंक्शनल टीम क्लास एक ऐसी टीम होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलके जो भी आपके फंक्शन स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक एक पर्सन मिलके आपकी इस टीम को डिज़ाइन करता है। और ये किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए होती है। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्रॉस फंक्शनल टीम्स को प्रेफर करते हैं। उसके बाद है वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम एक ऐसी टीम होती है जो फिज़िकली वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बट वर्चुअली वो ऑपरेट कर रही होती है। वर्चुअली वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती हैं या किसी भी कॉमन गोल को अचीव करती हैं। मतलब वो किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू लिंक्ड होते हैं और उसके थ्रू वो काम कर रहे होते हैं। वर्चुअल टीम का एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होते। आप एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, बट यहाँ इस प्रॉब्लम आपको ये अराइज होती है कि यहाँ आप आइडियाज़ को उतना अच्छे वे में कन्वे नहीं कर सकते। उसके बाद है क्रिएटिंग अफेक्टिव वर्क टीम। इसके लिए क्लास कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स कह लें कि अफेक्टिव टीम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। डेफिनेटली अगर आपका गोल क्लियर है इस किसी भी टीम के अंदर तो आप एज अ टीम मेंबर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके बाकी मेंबर्स को गोल का पता हो, बट आप अगर न्यू कमर हैं या आप जूनियर हैं तो आपको उसका गोल का अगर अंदाज़ा नहीं है या क्लियरली आइडेंटिफाइड नहीं आपके साथ किया गया, डिटरमाइन नहीं किया गया, तो डेफिनेटली आपको गोल को अचीव करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद क्लास सेकंड आता है रेलिवेंट स्किल्स। रेलिवेंट स्किल्स के आपका जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके पास उस गोल को अचीव करने के लिए प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। आपके इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए। हालांकि कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स होना ज़रूरी नहीं, बट इसमें रिक्वायर्ड है कि आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो बात है उसको बेहतर वे में कन्वे कर सकें। उसके बाद है म्यूचुअल ट्रस्ट। पूरी टीम का ट्रस्ट एक होना चाहिए। इसके अंदर आपको बिलीव होना चाहिए कि दूसरे की एबिलिटीज़ में कि उसके पास अच्छी एबिलिटीज़ हैं या कॉम्पिटेंट एबिलिटी हैं। उसका करैक्टर आपके लिए क्लियर होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, मतलब ऑनेस्टी हो। आप जो भी कर रहे हैं पर्सनल रिलेशनशिप को इससे दूर रखें। मतलब कि कोशिश करें कि जब आप एज अ टीम मेंबर काम कर रहे होते हैं तो किसी के साथ पर्सनल क्लैशेस को उसके अंदर ना लेके आएँ। एज अ प्रोफेशनल मेंबर काम करें और गोल्स को फोकस करें। यूनिफाइड कमिटमेंट होती है कि आप एज अ टीम मेंबर आप पूरी टीम एक कमिटमेंट करते हैं कि हम जब तक गोल अचीव नहीं होगा हम इस पे अपनी विलिंगनेस से काम करेंगे और इसको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेंगे। गुड कम्युनिकेशन। डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आपके जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैक्टर आ जाता है वो फैक्टर आपका रिड्यूस हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। निगोशिएटिंग स्किल्स कि आप एक दूसरे के साथ डिबेट कर सकें, निगोशिएट कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम या डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जल्दी से सॉर्ट आउट हों और आप फर्दर अपने गोल्स पे फोकस कर सकें। अप्रोप्रिएट लीडरशिप। लीडरशिप आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा लीडर कौन है, हमें लीड कौन कर रहा है। मतलब आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पोर्ट। क्लास इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पोर्ट जो है वो दो तरह की होती हैं। स्पोर्ट जो है दो तरह की, इंटरनल स्पोर्ट एंड एक्सटर्नल स्पोर्ट। इंटरनल स्पोर्ट जो है जैसे यहाँ वो कहता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इंटरनली सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप जो भी जिस टीम में आप काम कर रहे हैं उस टीम की प्रॉपर उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने गोल्स पे फोकस कर सकें। ये पॉइंट आई थिंक आपका हाँ है। और उसके बाद
जो आपकी परफॉर्मेंस के मेजरमेंट क्राइटेरिया है वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में या मैनेजर्स की नज़र में आप कब कॉम्पिटेंट है, जब आप अपने क्राइटेरिया को किस हद तक मीट कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जो आपके मेजरमेंट गोल्स को अचीव करे। आपको पता हो कि यहाँ तक हम काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर इससे बिलो हमारी परफॉर्मेंस होगी तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए या टीम के लिए कॉम्पिटेंट मेंबर नहीं हैं। उसके बाद क्लास कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी जॉब को बेहतर वे में परफॉर्म कर सकें। लाइक आपके कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। कुछ लीगल हैं, कुछ इकनॉमी, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी टीम एज अ टीम मेंबर जितने मेंबर्स हैं काम क्लियर वो उतना बेहतर वे में नहीं कर सकते। करंट चैलेंजेस इन मैनेजिंग टीम्स। मैनेजिंग ग्लोबल टीम्स। क्लास जब हम टीम की बात करते हैं तो नेशनल टीम एंड ग्लोबल टीम दो टीम्स होती हैं। अगर आपकी नेशनल टीम है तो डेफिनेटली आपको उतनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता कंपैरेटिवली ग्लोबल टीम। जब हम ग्लोबल टीम को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ सबसे पहले वो कहता है ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज इन ग्लोबल टीम। ये हमारे पास पहला फैक्टर आ रहा है जो हमारे ग्लोबल टीम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम अराइज करता है। उसमें कहता है कि ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज आपके ग्रुप मेंबर जो होते हैं उनकी स्किल्स, एक्सपर्टीज़, उनका नॉलेज, उसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस किस हद तक एक्सेप्टेबल है, दिस एंड डैट। आपके जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज स्किल्स होती हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज। तो ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज जो हैं आपकी ग्लोबल टीम में बहुत उनका कंपैरिजन होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी ग्लोबल टीम में डिफरेंट कल्चर से लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट एरिया से जो है लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जो कि आपकी ग्लोबल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेटली कल्चर डिफरेंट होगा तो हर पर्सन की जो एबिलिटीज़ हैं, उसका नॉलेज, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो भी दूसरे कल्चर के पर्सन से डिफरेंट होंगी। तो ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जो मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर होता है, उसने इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करना होता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है ग्रुप स्ट्रक्चर। क्लास ग्रुप स्ट्रक्चर ये वही फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने नेशनल टीम में पढ़े थे, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे, बट अब हम इसको ग्लोबल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। उसमें क्लास ग्रुप स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्लोबल टीम को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आता है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस टीम के लिए एक्सेप्टेबल है, यानी टीम आपको एज अ टीम मेंबर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। तो इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे कि कन्फर्मिटी में आपकी आती हैं, एक कलेक्टिविस्टिक्स और एक आपका इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। कलेक्टिविस्टिक कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसमें हमारी जो कन्फर्मिटी है वो हाई होती हैं और इंडिविजुअलिस्टिक में हमारी कन्फर्मिटी लो होती है। अब कलेक्टिविस्टिक क्या होता है और इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है? क्लास कलेक्टिविस्टिक कल्चर की एग्जांपल जैसे कनाडा है या यूनाइटेड स्टेट्स है, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक की एग्जांपल हमारे पास आती है एशियन कंट्रीज़। अब कलेक्टिविस्टिक वो कहता है कि हमारा यहाँ कलेक्टिविस्टिक कल्चर में कन्फर्मिटी हाई होती है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी जैसे कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ जो टीम्स काम करती हैं वो मोस्टली ग्लोबल टीम्स होती हैं। तो जहाँ आपका कलेक्टिविस्टिक कल्चर होगा वहाँ आपकी कन्फर्मिटी हाई होगी, और जहाँ आपका इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होगा आपकी कन्फर्मिटी लो होगी। उसके बाद इसमें एक टर्म वो यूज़ कर रहा है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक होता है कि जब आप किसी पर्सन को प्रेशराइज करते हैं कि वो आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट करे।
तो जब आपकी कलेक्टिविस्टिक होती है तो डेफिनेटली आपकी जो ये ग्रुप थिंक का फैक्टर है वो भी आपका हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपके कलेक्टिविस्टिक में आपके ग्रुप थिंक का फैक्टर लो हो जाता है, जबकि आपके इंडिविजुअलिस्टिक में ग्रुप थिंक का फैक्टर हाई होता है, कि वहाँ आपके इंडिविजुअलिस्टिक में एक ही कल्चर के लोग होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कल्चर के लोग होंगे। कलेक्टिविस्टिक में आपके 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कल्चर के लोग शामिल होते हैं। उसके बाद स्टेटस भी आपके ग्रुप्स ग्लोबल टीम को अफेक्ट करता है। उसकी रीज़न क्लास ये है कि हमारी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो स्टेटस कॉन्शियस होती हैं। जैसे फ्रेंच सोसाइटी की बात की जाए तो वो स्टेटस कॉन्शियस है। अगर हम इसके कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ जो स्टेटस का इशू है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब यहाँ कहता है कि जब हम डिफरेंट कल्चर से लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ फ्रेंच होंगे, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स से आएंगे, कुछ कनाडा से आएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ ये होगा कि आपके हर पर्सन की अपने कल्चर के अकॉर्डिंग स्टेटस की वर्थ डिफरेंट होगी। तो यहाँ हमें बहुत कम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ता है। यहाँ हमें जो स्टेटस है उसको बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करना होता है कि कोई पर्सन इस चीज़ से हर्ट भी ना हो और उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन ना हो। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल लोफिंग। क्लास सोशल लोफिंग होता है कि आपकी ये मोस्टली जो है वेस्टर्न बाइसनेस है। इसमें ये है कि अगर हम इंडिविजुअलिस्टिक में काम करते हैं, अगर हम इंडिविजुअली काम करें तो वहाँ हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम टीम में या ग्रुप में काम करें तो हमें काम उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, कि हमारा जो काम है वो डिवाइड हो जाता है या हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। हमारे हिस्से का काम कोई थर्ड पर्सन कर लेता है तो हमें काम उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो यहाँ वो कहता है सोशल लोफिंग जो है वो वेस्टर्न बाइसनेस है, जिसकी वजह से आपकी जो ये वाला कल्चर है हमारा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जो जैसे यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा का कल्चर है, तो यहाँ हमारे पास जो ये सोशल लोफिंग है वो ज़्यादा होती हैं। जबकि जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ आपका जो सोशल लोफिंग है उसका फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता। कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न बाइसनेस में अगर हम देखें तो सोशल लोफिंग की वजह से लोगों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। जब वो इंडिविजुअली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ग्रुप्स में जब उन्हें रखा जाता है, ग्रुप्स में काम करने के लिए दिया जाता है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस उतनी हाई नहीं होती। एंड लास्ट पॉइंट है कोहेसिवनेस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसकी रीज़न ये है कोहेसिवनेस से मतलब होता है कि आपकी ग्रुप के अंदर फ्रेंडशिप कितनी है, आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, या आपकी कोऑपरेशन किस हद तक है। तो जब आप डिफरेंट कल्चर से लोगों को ले लेते हैं ग्रुप, जो हमारे पास ये है ग्लोबल टीम, तो वहाँ हमारा जो कोहेसिवनेस का पॉइंट है वो लो हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि हमें समटाइम किसी दूसरी सिटी के पर्सन से मिलना पड़ जाए तो हमारी जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे अपने सिटी के लोगों से। तो यहाँ वो कहता है कि जब आप डिफरेंट कंट्री से लोगों को लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, तो यहाँ आपकी कोहेसिवनेस कम होती है। लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस आ जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, परसेप्शन डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को इतनी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते और उनका रिलेशनशिप उतना क्लोज नहीं होता। और यहाँ आपके गोल्स को अचीव करना कोहेसिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्ट होता है, कि लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। मिसट्रस्ट, मिसकम्युनिकेशन एंड स्ट्रेस की वजह से आप गोल्स को उतना अच्छा अचीव नहीं कर सकते। डेट्स आर द नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस होता है कि आप जब ग्लोबल टीम डिज़ाइन कर लेते हैं, आपने चैलेंजिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपके लिए एक चीज़ जो ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपका यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होने के बाद आप अपने काम को ज़्यादा कोलैबोरेटिवली स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज़ दी ग्रुप प्रोसेस। जब आपकी टीम या जब आपका ग्रुप जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद है मैनेजर्स रोल।
मैनेजर्स रोल जो है क्लास रोल, यहाँ पोजीशन की बात वो कर रहा है कि एज अ मैनेजर आपकी टीम के अंदर क्या पोजीशन है। तो यहाँ वो कहता है कि हमारी दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास आता है कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरा डिफरेंट कल्चर्स, जिनकी वजह से हम रोल्स को या पोजीशंस को उतना बेस्ट वे में डिटरमाइन नहीं कर सकते या क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते इन फ्रंट ऑफ ईच पर्सन ऑफ दी या ईच मेंबर ऑफ दी टीम। तो यहाँ हमारे कुछ इन डिफरेंसेस की वजह से भी जो लोग हैं डिफरेंट कंट्री से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं कि जब आपको अपनी पोजीशन ही क्लियर नहीं या रोल अपना क्लियर नहीं है तो यहाँ उस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद अब बिल्डिंग टीम स्किल्स, यहाँ जिसकी जस्ट आपने रीडिंग करनी है कि अपनी टीम को कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए, अपनी टीम को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उनकी स्किल्स को, टीम मेंबर्स की स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग द सोशल नेटवर्क के जो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं या आपके टीम मेंबर के साथ इनफॉर्मल कनेक्शन होता है, जैसे आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह है, जहां आपका टीम मेंबर्स के साथ इनफॉर्मल कनेक्शन होता है। इससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। ये भी हमारा चैप्टर वाइंड अप हुआ क्लास।